जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं टीचर्स में आए हुए क्वेश्चंस। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपने बिल्कुल पढ़ के जाइए और बहुत अच्छे से उनको तैयार करिए। टीचर्स में आए हुए क्वेश्चंस जो होते हैं तो हर परीक्षा में हर बार कम से कम नहीं तो 20 से 25% क्वेश्चन तो हर बार रिपीट करते हैं, मिनिमम है। उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए आप अपने क्वेश्चंस को सही से पढ़ के जाइएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थीं आज के गलियों के जैसी थी। जैसे आज सड़कें थी उसी प्रकार से उस समय सड़कें हुआ करती थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि दरवाजे सड़क के पीछे खुलते थे। नालियाँ भी थीं, चौड़ी सड़कें थीं। सड़कें एक दूसरे को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण समकोण दिशा में काटती भी थीं। तो आधुनिक सड़कों के तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें हुआ करती थीं। दूसरा क्वेश्चन आता है अगले क्वेश्चन पे। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन था तो वो था अन्नागार। यह सबसे बड़ा बहुत ही चौड़ा भवन था, बहुत बड़ा भवन था ये। और इस भवन में अन्न का भंडारण किया जाता था कि किसी आपदा के समय या कोई आपदा आ जाए तो हम अपने अन्न को काफ़ी समय तक यूज़ कर सकें। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के रावी नदी के किनारे और मोहनजोदाड़ो के सिंधु नदी के किनारे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस हड़प्पा अलग नदी पे है, हड़प्पा रावी नदी पे है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पे बसी थी। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो में मिलता है। विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अज्ञात थी, अभी तक पढ़ी नहीं गई थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी के लोगों में महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित किस मूर्ति की थी? नृत्य करती हुई बालिका, यानी जो मूर्ति थी एक महिला की मूर्ति थी। बालिका लिखा मिल सकता है या नृत्य करती हुई महिला भी हो सकता है वहाँ पे। दोनों आपको याद रखना है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? जहाँ पे किसी प्रकार का कोई दुर्ग नहीं है। चंद्रचूड़ों। यहाँ मटके बनाने के बर्तन चंद्रचूड़ों मिलते हैं और चूड़ियाँ भी मिलती हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। सिंधु घाटी का पत्तन बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। उस समय भी बंदरगाह हुआ करते थे व्यापार के लिए। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार अन्य देशों के साथ साथ जैसे मिस्र है, इजिप्ट है, अरब है, कई देशों के साथ व्यापार हुआ करता था। लोथल खासकर गुजरात में था। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नहीं था आपको ध्यान रखना है। तो नहीं था में गाय नहीं थी, भैंस, भेड़, सुअर। क्या है कि उस समय इनकी मूर्तियाँ जब खुदाई हुई तो हमें भैंसा की, भेड़ की, सुअर की और कुत्ते की, इनकी मूर्तियाँ मिली लेकिन गाय की कोई भी आकृति नहीं मिली। इसके आधार पर यह मान लिया गया कि वो गाय से अपरिचित थे। लेकिन वहीं पर आर्य जो थे वो गाय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। आर्य। दोनों क्वेश्चंस में यही अंतर रहेगा। देवी माता की पूजा संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। लोथल नामक नगर स्थान पर स्थित था। सिंधु घाटी, लोथल का संबंध सिंधु घाटी से। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, एग्रीकल्चर, वहाँ की ताकत हुआ करती थी। कुछ क्वेश्चंस हैं।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उच्च सामंतवादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे, साथ ही वे पशुपति की भी उपासना करते थे। सिंधु घाटी के घर ईंट के बने थे। सिंधु घाटी के निवासी शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, जबकि आर्य सभ्यता एक कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों में अंतर यही है। सर्वप्रथम कपास को उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया। सिंधु घाटी खुदाई में मिले अवशेषों से तात्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक मुद्राएं थीं। जो वहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ पर कुछ मुद्राएं, पशु की आकृति, माता देवी की प्रतिमा, ईंटें, मन के बनाने के कारखाने, चूड़ियाँ, हल वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे क्या बोल सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोगों को मुख्य कृषि क्या थी, कृषि। एक क्वेश्चन सभी पैट की परीक्षा में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में खोजा जाने वाला पहला पुराना शहर हड़प्पा था। पुरालेख विद्या के अनुसार शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का अवसाय था शिलालेखों का अध्ययन, यानी पहले हम जो पिछली सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं तो वो शिलालेखों के माध्यम से ही कर पाते हैं कि शिलालेख में क्या लिखा है, किस राजा की वर्णन है, किस जगह का वर्णन है, क्या वर्णन है। उसी के आधार पर हम उसके वंशावली या राज्य की व्यवस्था का अनुमान लगा पाते हैं। आपवा तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। पैमानों की खोज यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह लोथल से प्राप्त होता है। लोथल गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा बोल सकते हैं, लोथल को बोलते हैं। बंदरगाह कहते हैं। तो आप माप तौल के कुछ उपकरण मिले, इस आधार पर हम ये मानते हैं कि वहाँ पर माप तौल की जाती थी। टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। चार्ल्स मैमन, कनिंघम, एमएस व्हीलर, पीसी मत्स्य हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं थे, बाकी लोग थे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्वान दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता खोज करता थे। हड़प्पा खोज 1921 से 1922 में हुई थी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालवार घाट था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था, वो था जौ। वैदिक लोगों द्वारा कौन सी धातु प्रयोग की गई थी, तांबा। अब आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, दूध और उसके उत्पादन, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाय का पालन करते थे। ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, चरवाहा टाइप के थे, पशुपालक थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो दूध या उसके बने उत्पाद या जंगल की जो कंदमूल फल थे इनको खाते थे। खासकर दूध के जो व्यंजन थे उनको ज़्यादा पसंद करते थे। कौन सा नगर मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अन्न, तो वो था जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तांबा का किया गया था। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान से। आर्य और आर्यों से पूर्व अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जाने वाले रथों का प्रयोग किया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु में आरोही क्रम में बताओ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आर्यों को एक जाति करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, मैक्स मूलर थे। एक ही जाति के लोग थे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी, सप्त सिंधु। ऋग्वैदिक और आर्य पशुचारी लोग थे। कैसे थे, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय, क्या था कि गाय को लोग एक संपत्ति के रूप में मानते थे, गाय सब कुछ है, तो गाय को बहुत ज़्यादा पूजते थे, बहुत ज़्यादा लोग गाय को मानते थे। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे, सप्त सिंधु में है।
कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में सम्मिलित हुई थी? समिति, या जब मुखिया का जब चुनाव होता था तो समिति वोट डालती थी। ऋग्वेद में समिति में 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व विख्यात जन साधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन के लिए योगदान था किसका? समिति का। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। प्राचीन भगवती ग्रंथ कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मंडको पसंद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। वैदिक गणित का सर्वाधिक प्रयोग शल्व सूत्र में है। जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक आदि के लोगों को नहीं था। आरंभिक आर्यमुखता गांव में निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापनों को श्रवण के नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता की खोज से हुआ है। संगीत जो हमारा वेद सामवेद है वो संगीत का ही वेद है। अब आते हैं बौद्ध और जैन धर्म। देखो ज़्यादा हम उस पर डिटेल से तो बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें पूरे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि आप क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं यहाँ से। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य का रुक्मनदेही अभिलेख। अशोक का जो रुक्मनदेही अभिलेख है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, उसमें गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक वंश से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक से होती है। सुरपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उपनिषद, अरण्यक, वैदिक, ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई? राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह अजातशत्रु के समय सतपाणी गुफा में किया गया। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बौद्ध धर्म से समाज में 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव जोड़ा। ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। कन्नौज का राजा था हर्ष ने। अशोक ने तीसरी, कनक ने चौथी की थी। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म के किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, इस पे करता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये 3 थे इसके। चौथा जो लिखा है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा था। ऐसा नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा था, बल्कि आत्मा के इस अस्तित्व को स्वीकार किया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था।
धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम प्रकट हुए बुद्ध के काल में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पाद सबसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वो है वाम सात पाक्षिणी, जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी पाली मठ में। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ है। कमल व साण बुद्ध के जन्म से है, घोड़ा त्याग से है, पीपल ज्ञान से है, पदचिन्ह निर्माण से स्तूप का संबंध मित्र से है। और यहाँ पर पूछा गया है कि बुल यानी बैल का संबंध, तो बैल या साण, कमल और साण जन्म से संबंधित है। आरंभिक बौद्ध साहित्य की किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। चुंद नामक जो सुनार था उसने सुअर का मांस खिला दिया था, जिसकी वजह से इनको बहुत तेज से उदर पीड़ा हुई, पेट में दर्द हुआ और इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किसके दौरान क्षत्रिय का एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को कहा जाता था स्तूप। बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल के नरेश, प्रसेनजित, वत्सराज, उदयन, महापद्मनंद। महापद्मनंद नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये बुद्ध के समकालीन थे। महावीर कौन थे? महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। 23वें थे पार्श्वनाथ। बाद में जैन धर्म का संस्थापक महावीर। वर्तमान महावीर के परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पावा में हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 विकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध हुआ शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? जैन धर्म को अपनाया था। कौन था? चंद्रगुप्त था। दक्षिण भारत में प्राचीन जैन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रवणबेल, गोवा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेल, गोवा है। यहाँ गोमेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। कुछ क्वेश्चंस हैं। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने प्राणों को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है। त्रिपिटक बौद्ध के धार्मिक ग्रंथ है। अजंता की गुफा का उत्कीर्ण कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। चित्रकला गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय से हुआ है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय के रूप में माना जाता है। प्रसिद्ध अजंता गुफाओं का उत्कीर्ण का काम सबसे पहले सातवाहनों ने प्रारंभ किया था। अफगानिस्तान में
बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामियान ने नष्ट किया था। तमिल का गौरव ग्रंथ यानी जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों ने प्रथम तीर्थंकर शब्ददेव थे। लॉर्ड महावीर की मृत्यु मल्ल गणराज्य की राजधानी पावापुरी में हुई थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। लॉर्ड महावीर का 2600 जन्मोत्सव 2000 में मनाया गया। महावीर का जन्म जातक कुल के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अब आते हैं 6वीं शताब्दी के पूर्व भारत में। 6वीं शताब्दी से पूर्व भारत की क्या स्थिति, उस पर आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है चित्रित दूषित मृद्भांडों के साथ। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु था। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मगध के उत्थान के लिए कौन सी शासक उत्तरदायी था? बिम्बिसार। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। अलेक्जेंडर ने सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? हाइडेस्पिसिस नदी के किनारे हुई थी। इस युद्ध में पोरस की हार पर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से पराजित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया और उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता है। उस राज्य का नाम बताइए। इससे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध ऐसा था इसने सबसे पहले युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में चिकित्सकीय की पहचान? चरक, सुश्रुत, बाणभट्ट। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या था? मूसा संहिता। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत थी। निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों को क्रमानुसार कौन कौन से थे? हर्यक, शिशुनाग, नंद, फ्राया मौर्य। क्रम भी लिखे हैं। हर्यक वंश 544 से 412, शिशुनाग 412 से 345, नंद 345 से 322, मौर्य 322 से 184। महाभाष्य लिखा गया था पतंजलि ने। उत्तरी काले पालेसदार मृद्भांड पाटरी भारत के द्वितीय शरीर कण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। व्याकरण ग्रंथ जो अष्टाध्यायी रचना पाणिनि की थी। अजातशत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। 323 में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। सिकंदर अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं में झेलम नदी के आसपास सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के आमने सामने एक दूसरे का पड़ाव डाला था। झेलम नदी बीच में थी। इधर सेना थी सिकंदर की, उधर सेना थी पोरस की। प्राचीन भारतीय नगर मिथिला 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी, मैत्रेय का घर था। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बौद्ध काल नेक्स्ट से।